हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। हम दोनों पेपर कवर करेंगे। आज डेट है 25 दिसंबर, सो मैरी क्रिसमस। एंड ये पेपर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको एक चीज़ बतानी है। ओके, देखिए, फ्रॉम फर्स्ट जैन, ओके, फर्स्ट जैन से जब हम लोग अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी, फर्स्ट जन से हम लोग जो अपना रिवीजन स्टार्ट करेंगे वो कुछ इस तरीके से होगा दैट मॉर्निंग 8 a.m. you will get the daily target from static syllabus, okay, and 9 a.m. I will post at least 3 issues जिन पर हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होगी। ओके, आपके पास पूरा दिन रहेगा, आराम से, पूरा नहीं तो एटलीस्ट एक दो पर सोचने की कोशिश करो। सी, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली द ब्रेनस्टॉर्मिंग दैट विल हेल्प यू। इट्स नॉट लाइक एनी रेडीमेड नोट्स गोना हेल्प यू। आप कितना सोच पा रहे हो उसके बारे में वो उस पर डिपेंड करता है। ओके, सो दिस विल बी दी शेड्यूल। इसके अलावा 12 बजे के अराउंड हम लोग न्यूज़पेपर पोस्ट कर देंगे। आज लेट हुआ है, आई एग्री, बट हम फर्स्ट जैन से इस प्लान पर पूरी तरह से स्टिक रहेंगे। ओके, 3 p.m. आई विल पोस्ट प्रैक्टिस एमसीक्यू बेस्ड ऑन करंट अफेयर्स। जो भी हम न्यूज़ एनालिसिस डिस्कस करेंगे और मेन स्ट्रॉमिंग में हम लोग जो टॉपिक देखेंगे उस पे बेस्ड करंट इश्यूज पर हम एमसीक्यू करेंगे। 5 बजे आई विल गिव यू शॉर्ट डिस्कशन वीडियो ऑन दिस स्टैटिक टॉपिक। सपोज आपने कोई स्टैटिक टॉपिक लिया है यहाँ पर, जैसे हम अगर मिडाइवल हिस्ट्री से बात करें, ठीक है, हमने मिडाइवल हिस्ट्री से कोई चोलास का टॉपिक आपको दिया था मॉर्निंग में पढ़ने को, आपने उसको रिवाइज कर लिया अपनी तरफ से। ओके, उसके बाद मुझे आपके जो डाउट्स सॉल्व करने होंगे या मुझे अपनी तरफ से कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने होंगे। ओके, बीइंग फ्रॉम हिस्ट्री ऑप्शनल, क्योंकि आजकल आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं मोस्टली वर्बेटिम बेस्ड आ रहे हैं। ओके, जैसे लास्ट ईयर 23 में क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर ये संगम एज में किंग हार जाता था तो अपने आप को जला लेते थे, राइट। तो इस तरह के जो भी पॉइंट्स मुझे लगेंगे इंपॉर्टेंट उस स्टैटिक टॉपिक से, वो मैं आपको 5 बजे एक शॉर्ट वीडियो में डिस्क्राइब करूंगा। ओके, 8 p.m. मेन स्टॉर्मिंग में मैंने आपको जो 3 इश्यूज दिए होंगे उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप ये चेक कर सकें कि आपने कितना उस पर सोच पाए और क्या एक्स्ट्रा आपको करने की जरूरत थी। ओके, इसके अलावा 6 बजे हम लोग एमसीक्यू पोस्टिंग है ऑन दिस स्टैटिक टॉपिक जो आपको मॉर्निंग में दिया गया था। ओके, सो यू कैन से कि आपको मॉर्निंग में स्टैटिक टॉपिक दिया जाएगा, उसे आप पढ़ेंगे। 5 बजे मैं आपके साथ उस पर एक शॉर्ट डिस्कशन करूंगा, जैसे सपोज पॉलिटी का अगर कोई टॉपिक है, सपोज प्रेसिडेंट। ओके, और फिर उसी पर बेस हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे 6 बजे। क्लियर। इसके अलावा 10 p.m. एज यूजुअल आपको 450 प्लस में एक किसी एक टॉपिक पर इन डेप्थ डिस्कशन दिया जाएगा। ओके, सो दिस विल बी योर शेड्यूल फ्रॉम 1 जनवरी। ऑलराइट, एंड ऑल दिस इज ओवर एंड अबाउट द प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स। ओके, प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स में स्टैटिक और करंट का लिंकेज करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे आज हम लोग उस पर एक डेमो लेक्चर करेंगे। तो काफी टाइम से न्यूज में था, ओके, क्योंकि स्टैच्यू बनाए गए ऑन रामानुज शंकराचार्य। ओके, माधवाचार्य का एक स्टैच्यू प्रपोज्ड है। उसके बाद रानी वेलु नाचियार। ओके, तो ये जो करंट के टॉपिक्स हैं उनको स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करके हम लोग उसको पढ़ेंगे अपनी रिवीजन सीरीज में। ऑलराइट, तो उस रिवीजन सीरीज के अलावा ये सारे जो हमने टारगेट्स आपके सामने रखे हैं ये डेली बेसिस पर चलेंगे अलोंग विद द रिवीजन। ओके, सो यू कैन से ऑल दिस इज ओवर एंड अबाउट द प्रीलिम्स रिवीजन कोर्स। ओके, सो मुझे बस आपको ये इंट्रोडक्शन देना था। अब हम वापस आ जाते हैं अपने इस पर, द हिंदू पर। ओके, सो इस न्यूज को छोड़िए, नॉट इंटरेस्टेड। ओके, रेड सी। सी, रेड सी में मैंने आपको उस टाइम बताया है कि ये जो रीजन है, ओके, तो यहाँ पर ये जो यमन है, यहाँ पर चल रही है एक तरह की सिविल वॉर। ठीक है, दिस रीजन। ओके, यहाँ की गवर्नमेंट और हाउथी रेबल्स के बीच। एंड दीज हाउथी रेबल्स, यहाँ पर है इधर ईरान। ईरान सपोर्ट दीज हाउथी रेबल्स। ठीक है, और ये बार बार इन्होंने दो चीजों का बहुत यूज किया है, एक है ड्रोन्स का और दूसरा है मिसाइल्स का। ओके, और ये सेकंड इंसिडेंट है जब रेड सी में कोई कमर्शियल शिप, ओके, इट इज नॉट एनी सॉर्ट ऑफ नेवल शिप, इट इज जस्ट ए कमर्शियल शिप जिसको निशाना बनाया गया है। ओके, तो अब इसमें वो सारे टॉपिक्स आ जाते हैं कि एक तो हमें चाहिए कि हमें सेफ्टी रखनी है अपनी सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन की। ठीक है, ओके, उसकी सेफ्टी इंश्योर करना जरूरी है सभी कंट्रीज के लिए, स्पेशली विद इंडिया। क्यों? क्योंकि ये जो रीजन है, ये वाला, ये अल्टीमेटली आ जाता है हमारे इंडियन ओशियन रीजन की फ्रिंज पर। ओके, और इंडिया अपना 80% ऑयल इसी रीजन से इंपोर्ट करता है। तो वो हमारी एनर्जी सिक्योरिटी एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी के लिए जरूरी हो जाता है कि यहाँ की सेफ्टी को मॉनिटर किया जाए। क्लियर। दूसरा दूसरा एंगल बनता है कि यूज ऑफ दीज ड्रोन्स।
ये कितना क्रिटिकल होता जा रहा है, स्पेशली इन हैंड्स ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स। ये कंट्रीज यूज करती हैं, गवर्नमेंट यूज करे, वो अपनी जगह है। नॉन स्टेट एक्टर्स लाइक दीज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, एंड सिमिलरली यही प्रॉब्लम हम भी फेस कर रहे हैं अपने पाकिस्तान बॉर्डर पर। वो ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स, ओके, एम्यूनिशन, इवन नार्कोटिक्स, ठीक है, ये सब पाकिस्तान बॉर्डर के इस तरफ भेज रहा है विद यूज ऑफ ड्रोन, राइट। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का पार्ट बन जाता है आपका। द वेसल हैड एन ऑल इंडियन क्रू एंड मैनेज्ड बाय इंडियन कंपनी, ओके। बट ये हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से आउटसाइड था, ओके। एंड यू नो ऑल दैट कि 12 जैसे अगर ये हमारा कोस्ट है तो 12 नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है, राइट। और उसके बाद 200 नॉटिकल माइल्स तक ये हमारा कहता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं इंटरनेशनल वाटर्स में, और ये सब डिसाइड होता है अंडर यूएन क्लॉज, यूएन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी, ओके। उसी तरीके से एक और बॉडी आती है इसके अंडर में, इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, ठीक। ये सब मैं प्रीलिम्स में आपको कराऊंगा, अभी जो हम प्रीलिम्स रिविजन करेंगे। इसलिए अब मैं न्यूज़पेपर में आपको जो एक्स्ट्रा चीजें देता था वो 9 जो हम लोग रात को ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे उसमें कुछ चीजें डिस्कस हो जाएंगी, बाकी प्रीलिम्स रिविजन सीरीज में आ जाएगी। तो हम इस न्यूज़पेपर एनालिसिस को ज्यादा स्ट्रेच नहीं करेंगे, ओके। ये 1 घंटे से ऊपर चला जाता है तो फिर वो आपका भी टाइम काफी कंज्यूम करता है, क्योंकि इसके बाद भी आपको न्यूज़पेपर तो अपना एक बार देखना पड़ता है ना, एनीवे। और ये इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है जो ओशियन फ्लोर पर माइनिंग की परमिशन देती है हमें, हमें या किसी भी कंट्रीज को, ठीक है। कि ओशियन पे जो सी बेड पे जो मिनरल्स मिल रहे हैं जैसे पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, उनकी जो माइनिंग की परमिशन मिलती है वो यही इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से मिलती है, ठीक है। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आईएसए का, ऑलराइट। ओके, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने फाइनली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है, और ये ब्रिजभूषण जो थे ये रिटायर हो गए फ्रॉम रेसलिंग। अब देखिए ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि इस पूरे मैटर्स से स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स में विमेन की सेफ्टी पे क्या इशू असर पड़ा है, विमेन सेफ्टी। क्योंकि ये इशू जब आया था ना, जब ये लोग प्रोटेस्ट में बैठे थे रेसलर, तब कई पेरेंट्स ऐसे थे जिन्होंने अपनी बच्चियों को जो इस वक्त 13 साल, 14, 15, 16 साल की, उनको विड्रॉ कर लिया था स्पोर्ट्स से। एक तरफ हम बात करते हैं कि हमें स्पोर्ट्स हब बनाना है इंडिया को, ठीक है। ओलंपिक में हमारी परफॉर्मेंस बहुत पुअर रही थी, हमें उसे इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर आप इस तरीके से ये सेफ्टी इशू, एंड वर्स्ट थिंग वॉज कि गवर्नमेंट ने कभी अपनी तरफ से स्टैंड लिया ही नहीं इस मैटर पे, ओके। एंड अभी जब इलेक्शन हुए तो दिस मैन ब्रिजभूषण, ओके, एक 15 मेंबर की पूरी बॉडी इलेक्ट हुई, ठीक है। एंड वर्स्ट थिंग इज कि ऑल 15 मेंबर्स वर मैन जो इलेक्शन जीते हैं, एवरीवन, ओके। और इन्हीं का एक आप कह लीजिए कि इन्हीं की कठपुतली इसका चीफ बना, ओके। और उसके बाद ब्रिजभूषण को मालाएं पहनाई जा रही थी और वो विक्ट्री साइन दिखाए थे, साथ में इस तरह के बैनर लेके खड़े थे सपोर्टर्स, दबदबा कायम रहेगा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद फिर हमने देखा कि हमारी एक ओलंपियन रेसलर, आई डोंट रिमेम्बर हर नेम, सॉरी, ओके, सॉरी, साक्षी मलिक आई थी, ओके। तो उन्होंने अपने आप को रिटायरमेंट ले लिया, ठीक है। एंड वन मोर रेसलर आई थिंक बजरंग पुनिया, उन्होंने अपना पद्मश्री लौटा दिया विद विद ए लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर। तो इस पूरे इशू का इम्पैक्ट पड़ा है विमेन सेफ्टी पर स्पोर्ट्स में, ऑलराइट। नाउ WHO कॉल्स फॉर रेजिंग सॉरी, आज तबीयत ना थोड़ी सी खराब हो रही है, क्योंकि कुछ दिन दिल्ली से बाहर थे, फिर अभी आया ना तो सूट नहीं कर रहा ठीक से, सॉरी। ओके, तो ये जो नया सब वेरिएंट आया, तो फिलहाल के लिए तो कह दिया गया है कि अभी आपको एक फोर्थ इंजेक्शन या बूस्टर की जरूरत नहीं है, ओके। तो फिलहाल के लिए तो नहीं लग रहा है। और रही बात इसकी, तो इसको मैं आपके साथ इसको प्रीलिम्स में डिस्कस कर दूंगा इसको। एंड सिर्फ इसको डिस्कस ही नहीं करना है, मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी है, जैसे वायरस ऑफ कंसर्न, ठीक है। ये सब डिक्लेयर कैसे किए जाते हैं, ठीक है, WHO डिक्लेयर करता है, ये सब कैसे डिस्कस किए जाते हैं, कैसे नहीं, ये सब मैं आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा। हाइब्रिड हियरिंग, देखिए हाइब्रिड हियरिंग का मतलब ये होता है कि एक मेंबर यहाँ है, एक मेंबर यहाँ है, ठीक है। अब सपोज कीजिए कि एक मेंबर ये तो कोर्ट आ गया, फिजिकली प्रेजेंट है, बट दूसरा मेंबर वो कोर्ट नहीं आ सकता, तो वो वर्चुअली प्रेजेंट है, ठीक है। यानी कि एक पार्टी वर्चुअली प्रेजेंट है, एक पार्टी फिजिकली प्रेजेंट है, ठीक है, कोर्ट में। इसे कहते हैं हम लोग हाइब्रिड हियरिंग। अब बात ये है कि इवन आपको पता है हमारा जो दिल्ली है, हम इंडिया कैपिटल की जब बात करते हैं तो इट्स न्यू दिल्ली, राइट। क्यों? क्योंकि दिल्ली में आती हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स, उस 7 डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल है,
नाउ अब क्या है कि आप दिल्ली जैसे एरिया में देखिए कि जो डिस्ट्रिक्ट हैं, इनके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। दे लैक द नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फिर हम बात करते हैं ई कोर्ट्स की, हम बात करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये सब चीजें करने की। ओके, ताकि बैकलॉग्स कम हो, जनता को आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है वो कम हो। बट कैसे होगा अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव नहीं करोगे तो? ये देर इज स्कैर्सिटी ऑफ इक्विपमेंट फॉर हाइब्रिड हियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। जजेस आर होल्डिंग द हियरिंग ऑन मोबाइल फोन। दिस लैक ऑफ नेसेसरी वेयर विदल। कोविड-19 जब आया उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बातें काफी की गई, बट कोविड आके भी चला गया, काफी टाइम हो गया, उसके बाद भी हम लोगों ने वो कोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना था हमें, हम उसको नहीं सुधार पाए। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पर ना स्पूरियस ड्रग्स या घटिया क्वालिटी की ड्रग्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सप्लाई की गई। देखिए, अब ब्लेम गेम चल रहा है। हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि हेल्थ सेक्रेटरी जिम्मेदार हैं। ओके, और हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि हेल्थ मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। अब आपको यहाँ तो पता ही है, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो इशू चलता है दिल्ली में, ठीक है, तो ये सेक्रेटरी सुनते नहीं है मिनिस्टर्स की। सच बात ये है दिल्ली में। ओके, तो सबसे ब्लेम गेम चल रहा है। बट फ्रॉम यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस किया है कि इंडिया में क्वालिटी टेस्टिंग बहुत पुअर है इन ड्रग्स की। होता क्या है कि एक बड़ी कंपनी को ऑर्डर मिलता है, ठीक है, और वो फिर अपने नीचे छोटी छोटी कंपनियों को, जिन पे प्रॉपर रेगुलेशन भी नहीं है, उनको कॉन्ट्रैक्ट देती कि इतनी दवाइयां बना के दे देना हमें, ठीक है। और फिर वो क्वालिटी चेक उतना होता नहीं। तो एक तो हमारे पास शॉर्टेज है टेस्टिंग लैब्स की, ठीक है, टेस्टिंग लैब्स की, प्लस स्किल्ड मैन पावर यानी कि आप कह लीजिए टेक्नीशियंस की। अब याद कीजिए, उज्बेकिस्तान, ये गैम्बिया, इन सब में क्या हुआ था? स्पूरियस कफ सिरप से डेथ हुई थी, ठीक है, जो इंडिया से बन के गए थे। एंड नॉट जस्ट दिस, यूएसए ने यूएसए की एफडीए ने भी इंडिया को की ड्रग्स को वार्न किया था कि नहीं, दीज आर नॉट अप टू द मार्क। ओके, और हम दम भरते हैं कि वी आर फार्मेसी हब ऑफ द वर्ल्ड, या वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। बट सबसे बड़ा इशू क्वालिटी पे आता है हमारे इंडिया में। राइट। और इसी के साथ अब याद कीजिए, जब मैंने आपके साथ इंडिया यूके एफटीए डिस्कस किया था, तो उसमें यूके का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर क्या था कि स्ट्रॉन्ग पेटेंट रिजीम चाहिए हमें। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इन्वेंशंस होते हैं दवाइयों में, ठीक है, वो होते हैं यूके में। ओके, तो ऑब्वियसली पेटेंट उनके यहाँ तो मिल ही जाएगा। इंडिया में भी अलग से लेना पड़ेगा, हर कंट्री में आपको पेटेंट अलग से लेना पड़ता है। ओके, इंडिया में पेटेंट मिल जाएगा 20 ईयर्स के लिए। ओके, बट इंडिया कई बार ये कहता है नहीं नहीं, ये आपका ये जो ड्रग है ना नया वाला, ये तो सिर्फ थोड़ा सा वेरिएशन किया है आपने पुराने वाले ड्रग्स में, ये तो आप एवरग्रीनिंग कर रहे हो। उसकी एवरग्रीनिंग एक टर्म आता है इसके साथ। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जब मेरा 20 ईयर्स की जो एक्सक्लूसिव मोनोपोली मुझे मिली थी पेटेंट के थ्रू, वो जब एक्सपायर होने वाली होगी, तो मैं उसके उस दवाई की केमिकल फॉर्मूला में थोड़ा सा कुछ चेंज करूंगा, माइनर सा, ठीक है, और फिर दोबारा पेटेंट के लिए अप्लाई कर दूंगा कि ये मेरा नया इन्वेंशन है। ओके, तो इंडिया इसलिए ये सब बकवास को मैं ब्लेम नहीं करता, वो कंपलसरी लाइसेंस दे देता है कि नहीं, दूसरी कंपनीज भी इसको बना सकती हैं, आप कोई मोनोपोली नहीं है आपके लिए। ठीक है, तो यूके चाहता है कि एक तो पेटेंट लॉस इंडिया के थोड़े टफ हों। ओके, क्योंकि इंडिया से फार्मेसी है, फार्मेसी का मतलब ये है कि इंडिया से भी ये दवाइयां बना सकता है। ठीक है, कंपनी अगर उसको परमिशन देती है तो। इंडिया खुद का इन्वेंशन नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंडिया की कंपनी से दवाइयां बनाती हैं जो ऑर्डर्स उनको मिलते हैं। ओके, बट वो सारे इन्वेंशन वही होते हैं यूके और दूसरी कंट्रीज में। तो इसलिए यूके बहुत स्ट्रांग डिमांड कर रहा है कि पेटेंट रिजीम जो होगी वो बहुत टाइट होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। अब देखिए, एक यहाँ पर देखिए, थाउजेंड ऑफ ट्राइबल्स ऑन संडे टुक आउट ए रैली एट रांची's मोराबदी ground to demand the delisting of tribals who have converted to other religions such as Christianity and Islam। तो देखिए, बात जब कन्वर्जन की आती है तो एक तो है कि इंड्यूसमेंट करके कर सकते हो आप, ठीक है, कि आपको हम ये देंगे, हम घर बनवा देंगे, आपको आपके बच्चों को स्कूलों में एडमिशन दे देंगे। क्रिश्चियन क्रिश्चियन मिशनरीज ज्यादा करते हैं ये चीजें, ठीक है। कई बार थोड़ा सा थ्रेट से भी किया जाता है, ठीक है। जैसे आई एम सॉरी टू से दिस, अगर आप उस स्टेट से बिलोंग करते हैं, बट ऐसे कुछ केसेस आए हैं जहां गांव में 70-80% मुस्लिम हो गए हैं, तो वहां पे एक प्रेशर, एक थ्रेट दिया जाता है उनको, कन्वर्ट हो जाओ, कन्वर्ट हो जाओ, क्योंकि इस तरह की। तो लेकिन एक तीसरा रीजन भी बहुत हद तक ट्रू है कि कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन भी होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। कुछ कास्ट के नाम ऐसे हैं जिन्हें एक गाली की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर कोई उस डिस्क्रिमिनेशन को बर्दाश्त नहीं करना चाहता और वो बाहर मूव करना चाहता है इस रिलीजन से कि मुझे इस रिलीजन में नहीं रहना, जो मुझे कास्ट के नाम पर गालियां दे या डिस्क्रिमिनेट करे, तो मुझे कन्वर्ट होना है किसी और रिलीजन में। अब मैं उस फेमस आईएएस ऑफिसर का नाम नहीं लूंगा, रैंक वन का, जिन्होंने अपने आप को बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर लिया था। क्योंकि क्योंकि उन
रैंक 1 लेके आई, सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आई मेंस में, बट उसके बाद भी कास्ट स्लर बहुत हुए थे उनको। ठीक है, फेसबुक से लेके हर सोशल मीडिया पर काफी कि ये सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से बनी है, जबकि सच ये है कि मेंस में उनके मार्क्स बहुत ज्यादा थे, सबसे ज्यादा थे। एंड प्रीलिम्स आप भी जानते हो कि थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी होता है उसमें, कई बार हमारा जो पढ़ा हुआ होता है वो नहीं आता है, कुछ ऐसा आ जाता है जिसको हमने थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी हो। बट आपका असली नॉलेज मेंस में ही टेस्ट होता है। अगर मेंस में कोई सबसे ज्यादा नंबर ला रहा है देन शी डिजर्व टू बी नंबर 1। ओके, तो अब अगर इस तरह की बातें की जाने लगी कि इनको वो कर दो, ठीक है, इनको ट्राइब ही मत मानो, अब ये कन्वर्ट हो गए हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में, तो अब इनको ट्राइब मत बनाओ, ठीक है, इनको एसटीज के लिए बनने चलने वाली सारी स्कीम्स का बेनिफिट मत दो, इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट भी मत दो। तो इस तरह की ये जो डिमांड्स हैं ये सही नहीं है, ठीक है, दिस आर नॉट राइट। ये तो फिर वो कंपल्शन हो जाएगा कि हम आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन भी करेंगे, लेकिन आपको रहना भी इसी रिलीजन में पड़ेगा। अभी मैं आगे आपको एक और न्यूज दिखाऊंगा कर्नाटका से, जहां वो कह रहे हैं कि हम लोग अपने आप को हिंदू लिस्ट नहीं करेंगे। एनीवे, देखिए ये बहुत सीरियस केस है और ये कोई आज से नहीं है, 2017 से है कि पेस्टिसाइड पॉइजनिंग कह सकते हो आप इसे। देखिए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड छिड़क रहे हैं और स्किन के थ्रू वो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। एक 45 साल का आदमी इतना कमजोर फील करने लगता है जैसे वो 80 साल का हो। ठीक है, नाउ फार्मर सफर पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, दिस इज नाम। अब पहले तो यहाँ पे कुछ पेस्टिसाइड्स के नाम है, तो उन पे एक नजर जरूर मार लेना, क्योंकि पहले भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, तीन चार नाम देकर कि ये दवाइयों के नाम है क्या, ये टीबी की दवाइयों के नाम है, या ये इंसेक्टिसाइड्स के नाम है, ये फर्टिलाइजर्स के नाम। इस तरह क्वेश्चन यूपीएससी ने पहले भी पूछे हैं, और क्योंकि यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा हेल्थ थ्रेट है, इसलिए इन पेस्टिसाइड्स के नाम आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ओके, ब्रेथलेस एंड रेस्टलेस ऐसा फील हो रहा है उनको। ठीक है, अब दिक्कत ये हुई है कि इन फार्मर्स के पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता है कि कौन सा इंसेक्टिसाइड छिड़कना है, कौन सा नहीं, और उसके साथ क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं। जो सेलर इनको जो रेकमेंड कर देता है ये वैसा कर लेते हैं। ओके, तो यहीं पे बात आती है कि क्यों हमें एग्रीकल्चर में एक्सटेंशन सर्विसेज बढ़ाने की जरूरत है। एक्सटेंशन सर्विस का यही मतलब है कि गवर्नमेंट की जो ऑफिसर्स हों, गवर्नमेंट के ही जो लोग हों, वही उनको एडवाइस दें कि आपको क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लेने हैं पेस्टिसाइड छिड़कते हुए। ओके, नाउ डॉक्टर सेड दैट ही सफर्ड पॉइजनिंग फ्रॉम पेस्टिसाइड दैट एंटर्ड हिज बॉडी थ्रू स्किन। और सिर्फ यहाँ पे पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर्स की बात नहीं है, अगर आप कुछ डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट देखेंगे ना, तो इवन मदर के मिल्क में, ओके, मदर के मिल्क में भी माइक्रोप्लास्टिक्स देखे गए। ओके, इस लेवल तक माइक्रोप्लास्टिक हम लोग की बॉडी में एंटर कर चुका है। ओके, इसके पहले भी एक रिपोर्ट आई थी जहां पर ब्लड, हमारी ब्लड स्ट्रीम में भी माइक्रोप्लास्टिक्स फ्लो कर रहे हैं। देखिए, दीज टू आर सीरियस थ्रेट। मदर के मिल्क में आ जाना यानी कि सीधे सीधे एक बच्चे की जिंदगी की शुरुआत ही प्लास्टिक्स के साथ हो रही है। और दूसरा, ये पेस्टिसाइड स्किन के थ्रू पेनिट्रेट करना, दिस इज अ सीरियस डेंजर। ओके, सिर्फ उस बंदे के लिए नहीं जो छिड़क रहा है, आसपास रहने वाले सभी। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड जब छिड़का जाता है तो वो हवा के थ्रू और पानी के थ्रू, वाटर एंड एयर दोनों के थ्रू वो और ज्यादा आगे बढ़ता है। सी, ही इज स्प्रेइंग इट लाइक दिस। इसीलिए हम लोग वो सब जब बात करते हैं नैनो फर्टिलाइजर एंड इन सब की, ठीक है, नैनो फर्टिलाइजर, या फिर अब याद कीजिए ड्रोन दीदी। ओके, उसमें क्या करने वाले हैं हम कि यहाँ पे ये जो आदमी फर्टिलाइजर स्प्रे कर रहा है ये काम ड्रोन करेगा। एटलीस्ट कम से कम फार्मर की हेल्थ पे तो इम्पैक्ट कम होगा। नहीं, इस तरीके से हर एक चीज को कनेक्ट किया कीजिए, रिवाइज किया कीजिए कि कहाँ कहाँ मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। आज अगर यूपीएससी की सबसे बड़ी कोई डिमांड है ना आपसे, तो वो है एप्लीकेशन। कोई भी चीज कुछ भी हो रहा हो वर्ल्ड ओवर, ठीक है, उसका हमेशा इंटेंशन यही रहता है कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ हो सकती है इनकी। जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल आता है, उसकी एप्लीकेशन। ओके, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने आपको एक लिस्ट भी शेयर की थी किस तरह की चीजें आएंगी। दूसरा, कि कोई भी नई पॉलिसी आती है, एक्ट आता है, उसमें से दो ही चीजें आपको मेन फोकस करनी होती है, इश्यूज एंड चैलेंजेस। ठीक है, और जब भी गवर्नमेंट के कोई गोल आते हैं, इस तरह की चीजें आती हैं, तो उसमें हमें सिर्फ ये ध्यान रखना होता है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं उस चीज को अचीव करने के लिए। अगर आप ये चार पांच चीजों पे फोकस कर लो ना, तो आपकी यूपीएससी की तैयारी पूरी हो जाती है। ठीक है? इसीलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। सिर्फ अलग बहुत ढेर सारे नोट्स पढ़ लेने से नहीं होगा। चीजें कनेक्ट होंगी जब आप उनको ज्यादा से ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2017 की रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑफ ए पेस्टिसाइड पॉइजनिंग इमर्ज 2017 में, और आज तक बैन नहीं हुए हमारे यहाँ पर ये। अभी नाम देखेंगे हम उनके। देखिए, तो देयर इज ए क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इंडियाज पेस्टिसाइड रेगुलेशन। अब इनके नाम देख लीजिए एक बार, इंसेक्टिसाइड्स हैं ये सब। ठीक है,
प्रोफेनोफोस, फिप्रोनिल, एस्फेट, डाइफेंथेरोन एंड मोनोक्रोटोफोस। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको प्रोहिबिट तो किया गया था 60 डेज के लिए महाराष्ट्र में, बट इवन इट इज नॉट येट बैंड इन इंडिया। ठीक, तो आज जो महाराष्ट्र में प्रॉब्लम हो रही है वो कल को इंडिया के दूसरे रीजन में भी होगी, तो हम लोग एक दूसरे से सीखते नहीं है कि महाराष्ट्र में ये चीज हो रही है तो वहां बैन कर रहे हैं, तो हम इंडिया लेवल पर भी इसको बैन करें। नाउ मोनोक्रोटोफोस, दिस इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन महाराष्ट्र फॉर white fly as well as to boost plant growth. It is not licensed for usage on food crops, but farmer use it unknowingly. ये प्रॉब्लम है, लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द फार्मर्स। ठीक है, सप्लायर ने कह दिया ये ले जाओ छिड़को, जिससे क्रॉप की यील्ड बढ़ जाएगी, वो ले आया। ठीक है, बट इट इज नॉट लाइसेंस्ड फॉर यूसेज ऑफ फूड क्रॉप। तो इस नाम को बहुत अच्छे से याद रखना। अब ये दो तीन इंसेक्टिसाइड के नाम देके आपको ये भी पूछ सकता है, एट द सेम टाइम वो अकेले इसके बारे में भी पूछ सकता है कि ये व्हाइट फ्लाइज को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती है, प्लांट की ग्रोथ प्रमोट करता है, बट इट इज नॉट लाइसेंस्ड फॉर फूड क्रॉप्स, बट स्टिल फार्मर इज यूजिंग इट अननोइंगली। ओके, तो ध्यान रखिएगा, आजकल यूपीएससी आपसे इन बिटवीन द लाइंस बहुत चीजें पूछता है। नाउ इन 2021 ये एक ऑर्गेनाइजेशन है पैन इंटरनेशनल, इट रिलीज द लिस्ट ऑफ हाईली हैजार्डस पेस्टिसाइड्स ऑफ विच ओवर 100 आर करेंटली अप्रूव फॉर यूज इन इंडिया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने लिस्ट रिलीज की बहुत सारे पेस्टिसाइड्स की जो हैजार्डस हैं, और उस लिस्ट में से करीब 100 से ज्यादा हमारे यहाँ ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। ओके, एक और है दिस फोरेट, इट इज ऑल्सो एन इंसेक्टिसाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, मैं इनकी बात कर रहा था आपको, वीर शेवाइस। ओके, इनका कहना है दैट अब जब सेंसस हो तो डोंट आइडेंटिफाई योरसेल्फ एज हिंदू। अब देखिए, कर्नाटका में कास्ट सेंसस हुआ था, बट उसके बाद वहाँ के जो डिप्टी सीएम है उन्होंने ही कह दिया कि नहीं नहीं ये सही नहीं है, इसको फिर से कराइए, साइंटिफिकली कराइए, इसको रिलीज करने की जरूरत नहीं है। तो नाउ डिमांडिंग ए फ्रेश कास्ट सेंसस बेस्ड ऑन साइंटिफिक मोड। अभी साइंटिफिक मोड क्या है, नो वन कैन डिफाइन। ओके, द वीर शैवा महासभा has urged community members not to describe themselves as Hindus। देखिए, और वीर शैवा ये सब हम बातें पहले भी कर चुके हैं। बासवन्ना आप सब जानते होंगे उनके बारे में। ओके, बासवन्ना, ठीक है, ये मैं हिस्ट्री में आपको करा दूंगा, कल्चर में। लिंगायत मूवमेंट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, एक छोटा सा शिवलिंग अपने गले में पहन के चलते हैं ये लोग। ठीक है, ये कि अपने आप को मोस्टली हिंदू आइडेंटिफाई करते नहीं। इनफैक्ट एक टाइम पर इन्होंने कह भी दिया था कि ये एक अलग ही रिलीजन माना जाए, बट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया था। दे शुड शन नेम्स ऑफ द सब कास्ट। तो ऑब्वियसली बात है, ये कास्टिज्म में ज्यादा ब्लेम नहीं करते। उनका कहना है कि अपने नाम के साथ या तो सिर्फ वीर शैवा जोड़ लो या लिंगायत जोड़ लो। और इसी तरह की एक मूवमेंट इमरजेंसी के टाइम भी चली थी, जेपी आंदोलन के दौरान। ठीक है, स्पेशली बिहार में, जब लोगों ने अपने सरनेम हटाकर सिर्फ कुमार एंड कुमारी लगाना शुरू कर दिया था। They demand for a fresh caste census and state government should not accept the कांथा राज पैनल रिपोर्ट, जिसने कास्ट सेंसस अभी कराया था ना, उसको, उस रिपोर्ट को एक्सेप्ट करने के अगेंस्ट इन्होंने बोला है। ठीक है, एंड दे वांट स्टेट गवर्नमेंट टू डिक्लेयर बासवन्ना टू बी द कल्चरल लीडर ऑफ द स्टेट। ठीक है, बासवन्ना द लीडर ऑफ लिंगायत सेक्ट। ठीक है, इनके बारे में हम अलग से बात करेंगे अपने कल्चर के लेक्चर्स में। जॉब क्राइसिस, देखिए पूरा आर्टिकल नहीं है, मैं इसमें से कुछ कुछ चीज आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कैल्डोर फ्रीडॉन कोफिशिएंट। ठीक है, इस तरह के टर्म्स यूपीएससी ढूंढता रहता है न्यूज़पेपर में, कहाँ से ऐसे टर्म मिल जाएं जिसमें बच्चे को कुछ बता दूं कि ये नया है। चलिए उस पर आएंगे हम, पहले आर्टिकल देखते हैं। सी, एक होता है वेज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, और दूसरा होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि जो एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो ढूंढता है कि मुझे अपना प्रॉफिट बढ़ाना है या मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे लेबर चाहिए। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आप खुद अपना लेबर अपने लिए ही यूज करते हो। क्लियर। अब देखिए, ये जो वेज लेबर के अंडर में आप कह सकते हो कि इसके अंडर में ये कैटेगरी आती है एक सैलरीड जॉब की। ठीक है, मंथली। दैट मीन्स यू कैन से कि देखिए वेज एम्प्लॉयमेंट तो हम उसे भी कह सकते हैं, जैसे लेबर चौक पे लेबर खड़ा है, उसको आज काम मिला 300 रुपए 500 रुपए मिले, वेज मिला ना उसको। ठीक है, तो वेज एम्प्लॉयमेंट तो उसको भी मिला, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तो नहीं है वो, उसका वेज एम्प्लॉयमेंट है। बट
क्या ये उसको मंथली सैलरी दे रहा है या ये उसने पूरे मंथ का जॉब मिला उसको? नहीं। ओके, तो आप कह सकते हो कि वेज एम्प्लॉयमेंट के अंडर में ही सैलरीड एम्प्लॉयमेंट एक तरह का एम्प्लॉयमेंट माना जाता है। ओके, सो व्हाट इज दैट? All jobs are wage labor, but all wage labor cannot be called jobs. Okay, आई होप ये बात आपको समझ में आई। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन के लिए बहुत सही चीज है। ठीक है, देखिए सभी तरह की जॉब में आपको वेज मिलेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ आप सर्विस दोगे, आप पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि हर तरह की जॉब, हर तरह का काम एक वेज लेबर तो है। ठीक है, बट हर एक वेज लेबर को हम जॉब नहीं कह सकते। ठीक है, ये मुझे कोई मंथली सैलरी या एक फिक्स सैलरी का काम नहीं मिला है। आज उस एम्प्लॉयर को ज्यादा लेबर की जरूरत है तो उसने मुझे 300 दे दिए, कल उसको जरूरत कम लेबर की होगी तो कहेगा करना है तो 200 में करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, सो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ठीक है, ऑल जॉब्स आर वेज लेबर बट ऑल वेज लेबर कैन नॉट बी कॉल्ड जॉब्स। फिर एक टर्म आता है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। नो सी, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। अब जैसे आप देखिए कि मार्केट में एक आदमी सिर्फ पेन बेच रहा है, इसमें एम्प्लॉयमेंट नहीं कह सकते है ना। ठीक है, वो नहीं बेचेगा तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, सिमिलरली एक फार्म फील्ड है, ठीक है, उसमें 4 लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, सपोज उन्होंने 20 केजी कुछ ग्रो किया। ठीक, अगर वहां पे 3 लेबर भी वर्क कर रहे होते ना तो भी 20 केजी ही ग्रो होता। तो एक आदमी वहां से निकल भी जाए ना तो फर्क नहीं पड़ेगा। इसे कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, कि आपका आउटपुट जो है उतना ही है, आपका आउटपुट उतना ही है, आउटपुट नहीं बढ़ रहा है। क्योंकि बात जब होती है, जब अगर मेरा कोई बिजनेस है, मेरा आउटपुट बढ़ रहा है तो मैं जॉब्स और ज्यादा दूंगा। ठीक है, या और ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर करूंगा। बट मेरा आउटपुट नहीं बढ़ रहा है फिर भी अगर मैं लोगों को बस जॉब्स देता रहूं तो तो वो एक डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट कहलाता है। जब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स खोले गए थे ना, उसका पीछे गोल यही था। जब हमने पीएसयू, लोग आज क्रिटिसाइज इसलिए कर देते हैं कि इंडिया ने सोशलिज्म के चक्कर में, सोशलिस्ट मॉडल बनाने के चक्कर में देश को पीछे रख दिया, इंदिरा जी ने, नेहरू जी ने। देखिए उस टाइम पहला गोल ये था कि पीएसयू प्रॉफिट में नहीं भी चल रहे हैं, मत चलने दो, सरकार उनको पैसे दे देगी। ओके, गवर्नमेंट उनको फंडिंग दे देगी, बट आप जॉब दीजिए लोगों को। उससे क्या होता है कि जॉब मिल रहा है इंसान को तो उसके हाथ में पैसे आते हैं। ठीक है, मनी आता है उसके हाथ में। जब मनी आता है तो वो कुछ परचेज करता है तो उससे होती है डिमांड जनरेट मार्केट में। ठीक है, बेसिक चीजों की डिमांड जनरेट होती है, और जब ये डिमांड जनरेट होगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर अपना प्रोडक्शन बढ़ाएगा। ठीक है, कि मार्केट में डिमांड आ रही है। अब वो डिमांड कहाँ से आई? जब उसको पीएसयू में जॉब मिली। प्राइवेट सेक्टर वाला जॉब तभी देगा जब उसका कुछ आउटपुट निकलेगा। ठीक है, और आउटपुट जब भी निकलेगा जब डिमांड जनरेट होगी। ऑलराइट, तो आज क्रिटिसाइज करना बहुत आसान है इस मॉडल को, लेकिन नेहरू और इंदिरा वाला जो एरा था वो कंप्लीटली डिफरेंट था आज से। ऑलराइट, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया आपको? ठीक, कि आउटपुट मेरा ग्रो नहीं हो रहा है लेकिन उसके बाद भी जॉब ज्यादा दे रखी है। ओके, मतलब यहां से अगर 4 में से एक आदमी चला भी जाए तो भी मेरा आउटपुट उतना ही रहेगा। तो वो आदमी जो था वो एक डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट जैसा था। ठीक है, आज ये टिफिन सर्विस डिलीवर करना, ये सब कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है यार, ये तो बस ये है कि मजबूरी में कर रहे हैं। ठीक है, डिलीवरी बॉय बन के घूम रहे हो। एनीवे, सो देयर इज अ लैक ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन फॉर्मल सेक्टर। फॉर्मल सेक्टर में काफी कम अपॉर्चुनिटी है। और देखिए अपॉर्चुनिटीज इसलिए भी कम हुई क्योंकि खुद गवर्नमेंट ने, कल वरुण गांधी ने कहा कि 1 करोड़ से ज्यादा वैकेंसीज खाली पड़ी हैं। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में 1 करोड़ से ज्यादा ही सेड, वो बीजेपी की है जबकि। ओके, दूसरा कि गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उसको जो भी जॉब वगैरह की जरूरत है ना उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है। कि हम डायरेक्टली हायर नहीं करेंगे, हम एक किसी कंपनी को आउटसोर्स कर देंगे, उस कंपनी के अंडर में एम्प्लॉय होंगे। ठीक है, वो हमारा ये काम करके हमें देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए सिक्योरिटी गार्ड की जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट हायर नहीं करेगी डायरेक्ट डी ग्रेड के जॉब्स। ठीक है, आउटसोर्स कर दिया एक प्राइवेट कंपनी को, उस प्राइवेट कंपनी ने अपने अंडर में कुछ लोगों को रखा और उनको सिक्योरिटी स्टाफ में लगा दिया गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ये कहते हैं आउटसोर्सिंग। तो इससे भी गवर्नमेंट जॉब्स में कमी आई है। Now, there is stagnant employment growth rate of salaried workers in non-agriculture sector in last 4 decades। कि सैलरीड वर्कर्स में काफी जॉब्स की कमी देखी गई है। ठीक है, फॉर्मल सेक्टर की जब बात करें तो ये सब डिपेंड करता है, लेबर डिमांड डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ आउटपुट। मेरी कंपनी का आउटपुट बढ़ेगा तो ही मेरे पास लेबर की डिमांड क्रिएट होगी। लेबर डिमांड इन फॉर्मल सेक्टर राइजेज व्हेन द डिमांड फॉर आउटपुट राइजेज। इंट्रोडक्शन ऑफ लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज। अब ये जो ऑटोमेशन वगैरह आ रहा है, अब पता है
चाइना की अगर आप फैक्ट्रीज देखोगे ना, दे जस्ट टेक 90 सेकेंड्स टू असेंबल ए कार, जस्ट 90 सेकेंड, ऑटोमेशन की वजह से। ओके। Introduction of labor-saving technologies enable firms to produce the same amount of output by hiring lower number of workers. तो ऑटोमेशन की वजह से वर्कर्स की जॉब और ज्यादा कम हो रही है। नाउ गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है दैट कैन प्रमोट हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके, एंड अचीव हायर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एज वेल। If labor productivity growth rate rises, employment growth rate falls for a given output। ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यूपीएससी इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा। Okay? अब देखिए, जस्ट फोकस ऑन दिस पॉइंट। इफ लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट राइजेस, लेबर ग्रोथ रेट फॉल्स फॉर ए गिवन आउटपुट ग्रोथ ईयर। अब सपोज कीजिए कि सपोज कुछ 50 यूनिट बनानी थी मुझे। ओके, मुझे 50 यूनिट बनानी थी। मेरे जो लेबर थे अभी तक वो बना रहे थे, एक लेबर 10 यूनिट्स बना रहा था। ठीक है, तो मैंने 5 लेबर हायर कर लिए। अब सपोज कीजिए कि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ठीक है, बहुत एफिशिएंट हो जाए मेरे लेबर। एक लेबर अब 15 यूनिट बना रहा है, या सपोज कीजिए 20 यूनिट बना रहा है। ठीक है, अब अगर ये 20 यूनिट बना रहा है तो हार्डली मुझे 5 की जगह कितनी जरूरत है? मैं 2.5 लेबर, या चलिए 3 लेबर मान लीजिए, मैं 3 लेबर से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, सो यू कैन से कि मेरा आउटपुट, ठीक है, चलिए इसको 20 यूनिट ही माने हम, तो अब मेरा आउटपुट बढ़ के हो गया 60 यूनिट। ठीक है, 60 यूनिट मेरा आउटपुट बढ़ा। तो ट्रेडिशनली तो मेरा आउटपुट बढ़ा है, तो अब तो मुझे लेबर और बढ़ाने चाहिए कि भाई मेरी मेरी चीज की डिमांड आ रही है नीचे, तो मुझे और लेबर की जरूरत है। बट नहीं, मेरे जो लेबर्स काम कर रहे थे ना, उनकी प्रोडक्टिविटी ही बढ़ गई है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से मेरा जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी वो उल्टा कम हो गई है। तो यू कैन से कि आउटपुट अगर बढ़ता भी है, ठीक है, लेकिन वर्कर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है, ठीक है, तो जो लेबर की डिमांड होगी या नई जॉब्स होंगी वो कम हो जाएंगी। ये समझने की जरूरत है आपको। अगर यूपीएससी को टफ क्वेश्चन बनाने होंगे तो वो इस तरह की चीजें बनाएगा। ओके। सिर्फ आउटपुट बढ़ना ये इंश्योर नहीं करता कि जॉब्स बढ़ जाएंगी। नो, आउटपुट बढ़ना डिपेंड करता है कि अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है तो उल्टा जॉब्स कम हो जाएंगी। पहले 5-10 यूनिट एक लेबर बना रहा था तो मुझे 5 लेबर रखने पड़े, लेकिन आज इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ के 20 यूनिट्स हो गई है, तो मुझे तो अब 3 लेबर भी रखूंगा तो मेरे तो 60 यूनिट बन गए ना। राइट, इस पॉइंट को समझना जरूरी था। ओके। नाउ अब जब इनका आउटपुट और बढ़ने लगता है तो फिर वो क्या करते हैं, अब वो और नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के लिए, क्योंकि अब मुझे सैलरी कम देनी पड़ रही है ना, यहाँ पे मेरे मेरे दो दो लेबर की सैलरी भी बच गई, ठीक है, आउटपुट भी बढ़ गया, तो मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। अब जब मेरा प्रॉफिट बढ़ गया तो मैं एम्प्रेस करूंगा टेक्नोलॉजी को। ऑलराइट, दे विल फाइंड इट इजियर टू अडॉप्ट लेबर सेविंग टेक्नोलॉजीज। ओके, और फिर बात आ जाती है हमारी ऑटोमेशन की। क्लियर है यहाँ तक? नाउ अब हम आते हैं इस मेन चीज पर। The extent to which labor productivity, okay, labor productivity growth rate responds to output growth rate is reflected by Kaldor-Verdon coefficient। इसलिए मुझे इतनी लंबी पिक्चर आपको सुनानी पड़ी, वरना पहले अगर मैं आपको ये टर्म क्लियर करता आप नहीं समझ पाते। ओके, सो प्लीज इस टर्म को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ओके, द एक्सटेंट टू विच लेबर प्रोडक्टिविटी ग्रोथ रेट रिस्पॉन्ड्स टू आउटपुट ग्रोथ रेट। ओके, आउटपुट और लेबर की प्रोडक्टिविटी का जो रिलेशन है उसे हम कहते हैं कैल्डो-वेडोन कोफिशिएंट। ओके, इन रिसेंट वर्किंग वी शो दैट इंडियाज नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय हायर देन एवरेज कैल्डोर वेड्रोन कोफिशिएंट। ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि इंडिया में एवरेज से ज्यादा हायर है ये। क्लियर? आई होप आपको ये पूरा इशू समझ में आया हो। वो टर्म इंपॉर्टेंट था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कभी डायरेक्ट वर्बेटिम बेस्ड आ गया या दो स्टेटमेंट में आ गया, ठीक है, तो अब आप हैंडल कर लोगे उसे। ठीक है, तो नाउ फाइनली हमें जरूरत क्या है? वी नीड सेपरेट पॉलिसी दैट फोकस इज नीडेड ऑन एम्प्लॉयमेंट इन एडिशन टू द फोकस ऑन जीडीपी ग्रोथ। हमें सिर्फ जीडीपी नहीं बढ़ानी है, हमें साथ में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाना है। हम 5 ट्रिलियन बन जाए चाहे 10 ट्रिलियन बन जाए, लेकिन अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे तो वो सब वेस्ट है। नाउ
For example, to the extent firms in India find it easier to automate due to lack of adequate skilled labor, एक तो ये बहुत बड़ा इशू है कि skilled labor इंडिया में नहीं है, thanks to our courses in colleges. Okay, increasing the quality of the workforce through better public provisioning of education and healthcare, bridging the skill gap, direct public job creation will be needed. और ये कर सकती है सिर्फ गवर्नमेंट, बट गवर्नमेंट ही जॉब्स कम करने पे लगी हुई है. Increasing direct tax to GDP ratio by reducing exemptions and improving compliances. ओके, तो आई होप आपको टॉपिक समझ में आया हो. अब हम आ जाते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. इसकी जब हम बात करते हैं तो 3 मेंबर हमारे दिमाग में आते हैं, इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स. ठीक है, बाद में इसको थोड़ा सा और बढ़ाया गया, मॉरिशियस भी आया, सेचेलिस भी आया. ठीक है, और बांग्लादेश को भी एज अ ऑब्जर्वर लिया है हमने. ठीक है, बट लिया है. ठीक है, अब ये मालदीव सबसे ज्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि उसने क्या है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, जब उसने डोमेस्टिक इलेक्शन वगैरह है तो तब तो उसने प्रॉमिस कर दिया कि मैं तो इंडिया से बिल्कुल डीलिंग कर दूंगा मालदीव्स को, तो वो आया भी नहीं अटेंड करने. ठीक है, वो चाइना की तरफ थोड़ा ज्यादा झुक रहा है. 6th एनएसए मीटिंग, ओके, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल की मीटिंग हुई ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव. ओके, अब इन्होंने 24 के लिए रोड मैप तैयार किया, दैट वी नीड टू प्रमोट ए सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशियन. Okay. Meeting included the member states Mauritius and Sri Lanka and observer state of Bangladesh and Seychelles. Okay, these two are observer state. Yeah. Maldives, it was absent. Okay, this is impact of their domestic politics over regional collaboration. Now 2011 में श्रीलंका ने ज्वाइन किया इंडिया एंड मालदीव्स को. ओके, पहले इंडिया मालदीव्स आपस में ही करते थे सिर्फ कि हम लोग इंडियन ओशियन रीजन को बेटर बनाना है. श्रीलंका ने ज्वाइन किया 2011 में और ये बन गया ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप. बट 2014 से एकदम स्टैंड स्टिल पे चला गया क्योंकि हमारे और मालदीव्स के टेंशन चल रहे थे. 2020 में इंडिया ने फिर से इसको रिवाइव करने की कोशिश की, इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और इसको और एक्सपैंड किया बाय इंक्लूडिंग मॉरिशियस. ठीक है, सेचेलिस एंड बांग्लादेश एज ऑब्जर्वर. नाउ हम लोग को क्यों इतना इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि देखिए कुछ जियोग्राफी ऐसी है, इंडिया है, श्रीलंका है, और यहाँ छोटू छोटू सा मालदीव्स है. ठीक है, उसके बाद मॉरिशियस है. ठीक है, और सेचेलिस इधर आ जाएगा, और अब यहाँ बैठा है चाइना. ठीक है, जो इंडियन ओशियन रीजन में बार बार इंटरफेयर करता रहता है. नाउ सीएससी डेमोन्स्ट्रेट इंडिया इवॉल्विंग स्ट्रेटेजिक विजन फॉर इंडियन ओशियन. अब आज के मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स आर कॉम्पिटिंग टू मेक इनरोड्स इन द रीजन, एंड डोंट फॉरगेट रीयूनियन आइलैंड. ये रीयूनियन आइलैंड, ठीक है, क्योंकि फ्रांस का बेस है. Now, for India, traditional power in the region, CSC offers an opportunity to strengthen its leadership and security architecture. There is the lack of capability of island nations. अब ये जो मालदीव, श्रीलंका ये हैं, ये सब नहीं बियर कर सकते ना इसको. डेगो गार्शिया, ठीक है, यूएसए का, या फिर ये रीयूनियन आइलैंड. ठीक है, ये चाइना का जो फोरे हो रहा है इसमें, ये इनके बस की बात नहीं है. इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है कि ये सिक्योर कर सकें सी को. ठीक है, एंड काउंटर द ट्रांसनेशनल थ्रेट्स लाइक जैसे ये जो अभी हमने देखा, हाउदी रेबल्स ने जो शिप को क्रॉस सबमर्ज कर दिया ड्रोन्स और मिसाइल अटैक से. ठीक है, तो ये कैपेबिलिटी इनके पास नहीं है. So this has continued to motivate India to assist them in defense and security related capacity building. हम उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, इक्विपमेंट प्रोविजन एंड ऑल. इंडिया इज फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द रीजन. ठीक है, अब याद कीजिए मालदीव्स में ड्रिंकिंग वाटर के प्लांट फेल हो गए थे इनके. इंडिया सबसे पहले गया था कि चलिए हम देते हैं आपको. ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन जिसे हम कहते हैं HDR, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिलीफ. ठीक है, इसमें भी इंडिया सबसे आगे रहता है. एंड इकोनॉमिक असिस्टेंस ड्यूरिंग कोविड-19, सबसे ज्यादा वैक्सीन हमने प्रोवाइड की, और भी जितने भी तरह के क्राइसिस हैं. द CSC ऑफर्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू इंस्टीट्यूशनलाइज इट्स रोल, shape the regional security architecture, and better address the existing and emerging threats. चाइना फैक्टर, कोई भी कंट्री हो ना, ये पूरे एशिया रीजन में छोटी बड़ी सब 2 कार्ड लेके चलती है, एक चाइना कार्ड, एक इंडिया कार्ड. चाइना को इंडिया का कार्ड दिखाते हैं, इंडिया को चाइना का कार्ड दिखाते हैं. नथिंग न्यू देयर. ठीक है, बीजिंग हैज इन्वेस्टेड सब्सटेंशियली इन इंडियन ओशियन रीजन थ्रू इट्स BRI प्रोजेक्ट्स to control the crucial sea lane of communication and trade and to limit India's influence and presence. China is not only strengthening its naval capabilities,
ठीक है। बट इट मेंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस रिलेशनशिप विद द स्टेट्स ऑफ इंडियन ओशन रीजन, चाहे वो मालदीव्स हो, श्रीलंका हो या म्यांमार हो, काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रखे हैं इनके साथ। ठीक है। रेगुलर मैरीटाइम एक्सरसाइज भी कर सकता है, करता है। और अब याद कीजिए जो जिसे हम हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, ठीक है, यहाँ पे सीड कंट्रीज हैं, ठीक है, सोमालिया, एरिट्रिया, इथियोपिया एंड जिबूती। और ये जो जिबूती जो बिल्कुल एकदम यहाँ पर है पॉइंट पर, यहाँ पर इसने एक बेस बनाया है अपना, चाइना ने। ठीक है। हम्बन टोटा पोर्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट 99 ईयर की लीज पे ले लिया उन्होंने। और वहां पर वो साइंटिफिक शिप्स आती रहती हैं उसकी टू मैप द इंडियन ओशन बेड। ठीक है, बेड जो माइनिंग करनी है ना ओशन फ्लोर से, उसको एक्सप्लोर करता रहता है चाइना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हम सिर्फ वहां तक कर सकते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, जहां तक हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। उसके आगे इंटरनेशनल वाटर्स है, जिसकी परमिशन इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी से आप ले सकते हो और आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और वही चाइना यहाँ पे करता रहता है। Institutionalizing the presence through platforms such as Indian Ocean Region Forum on Development Cooperation। इंडिया ने अपने कंसर्न्स हर बार बताए हैं, उसके बाद भी ये मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, ये सब चाइना के करीब ही जाते हैं। इंडिया realized that many regional countries do not necessarily consider China as a threat. Now CSE, CSE has focused on 5 pillars। अब ये 5 pillars आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ओके। दूसरा है काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, क्योंकि मालदीव्स में बहुत बढ़ रहा है, वहां का यूथ बहुत रेडिकलाइज हो रहा है। ठीक है, इन द नेम ऑफ इस्लाम अगेन। ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम, अभी ट्रैफिकिंग सब चीज की होती है। ठीक है, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग कह लीजिए, काउंटरफिटिंग, फेक करेंसी, ओके, या आप आर्म्स की कह लीजिए, या फिर सबसे ज्यादा ड्रग्स का। ये जो है ना आपका ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ से बस थोड़ा सा दूर आप आ जाइए और गोवा। ठीक है, भर के ड्रग्स आता है, बहुत आता है। इनफैक्ट ये जो अफ्रीकन नेशनल से इनको अधिकतर अरेस्ट ही इसके लिए किया जाता है कि आप ड्रग सप्लाई कर रहे थे गोवा में। ओके। तो तीसरा हो गया ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। फोर्थ इज साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्टिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और अभी आज साइबर सिक्योरिटी पे हम लोग एक आर्टिकल देखेंगे भी अभी आगे चल के। ठीक है, और लास्टली ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ, दैट इज HADR। दीज आर 5 पिलर्स, इन 5 पिलर्स को याद रख लो। और ये 5 पिलर्स देखिए, ऐसा नहीं है कि आप हर एक इंटरनेशनल बॉडी के बारे में पढ़ोगे तो सब कुछ ही याद रखना है, लेकिन कुछ ऐसे बेसिक याद रख लो जो हर जगह अप्लाई हो जाए। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ ये आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फिट कर सकते हो। साइबर क्राइम क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर लो। ठीक है, SCO को कॉपरेशन करना है इस पे कर लो, ब्रिक्स को कॉपरेशन करना है इन पिलर्स पे कर लो। ठीक है, तो इस तरह की 7-8 पिलर्स अपने दिमाग में रखो और अपना आंसर फ्रेम कर लिया करो उसके अकॉर्डिंग। यूपीएससी आपसे परफेक्ट आंसर नहीं मांग रहा है, बस वो कम गंदा चाहता है दूसरों से, ये इसलिए उसका कट ऑफ 50-55% जाता है। Since 21, CSC has investigated terrorism and terror financing, narcotics, trafficking, cybercrime, security, marine pollution। ये एक न्यू एंगल है, marine pollution, maritime law and coastal security। In 2020 में एक कॉन्फ्रेंस भी हेल्ड की गई ऑन ऑफ ओशियनोग्राफर्स एंड हाइड्रोग्राफर्स एंड अनदर कॉन्फ्रेंस ऑन कोस्टल सिक्योरिटी। जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑलरेडी स्टैब्लिश कर दिया गया ऑन टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, HADR, ट्रैफिकिंग एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम। ठीक है, इसके अलावा अब पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस, तो ये एग्जांपल मॉलडीव्स का ही दे रहे हैं यहाँ पर कि कैसे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इंटरनेशनल लेवल पर वल्नरेबल कर देती है इस ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर लिया मैं इंडिया को बाहर कर दूंगा, इंडिया से दूर कर लूंगा मॉलडीव्स को, और वो करता जा रहा है। नेक्स्ट, कॉप हेल्थ डे, तो यहाँ पर ये बता रही हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ। ठीक है, एंड सीरियसली बहुत बहुत क्रिटिकल रिलेशन है। ठीक है, चाहे वो हीट वेव्स हो। ठीक है, हाँ, एग्जाम्पल हमने पंजाब का देखा था जिसने सीधे सीधे हमारा 20% वीट का प्रोडक्शन कम कर दिया था, और वो अल्टीमेटली थ्रेट किसको करेगा, हमारी फूड सिक्योरिटी को। ठीक है, उसका इम्पैक्ट आपने देखा कि अगर आज आप किसी से पूछोगे ना पीडीएस में, वो कहेगा यार चावल ही चावल मिलते हैं, गेहूं तो मिलता ही नहीं है। ठीक है, हीट वेव्स हो जाए, चाहे फ्लड्स हो। ठीक है, पूरा नॉर्थ इंडिया है और इस वक्त चेन्नई में फ्लड्स आए हुए हैं। ठीक है, ये फ्लड्स क्यों आते हैं, क्योंकि जब 4 महीने का पानी एक ही महीने में बरसने लगता है ना, तो ये फ्लड्स आ जाते हैं। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये इंटेंसिटी बढ़ जाती है। इंटेंसिटी क्यों बढ़ रही है, अगेन रीजन इज क्लाइमेट चेंज। राइट, अब उसके बाद जब समर्स आएंगे तो आपको ड्रॉट्स भी फेस करने पड़ते हैं, साइक्लोन आने की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ी है। एंड एक और चीज जो देखी जाती है कि अधिकतर पहले बे ऑफ बंगाल में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, आजकल अरेबियन सी में भी बहुत ज्यादा आने लगे। याद कीजिए साइक्लोन अम्फान गुजरात। ओके, तो एनीवे, COP28 दुबई में हुआ। ठीक है, हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड टू इवन वाइल्ड फायर्स के लिए भी। ठीक है, स्पेन की वाइल्ड फायर बहुत फेमस हुई पूरे साल में। ठीक है, हवाई हवाई USA वो भी फेमस हुआ।
ओके। और मैंने आपको बताया अराउंड 84, सॉरी, ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको एकदम याद करा दिए, अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं ना तो आपकी जबान पे होंगे अब तक ये। 84 डेज जिन्होंने 1.5 डिग्री का ऑलरेडी ब्रीच कर दिया टेम्परेचर, ठीक है। 4 डेज ऐसे थे जब टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा चुका था, जो हमारे टारगेट्स हैं पेरिस क्लाइमेट में 2030 तक, ये तो अभी ब्रीच हो चुके हैं। ऑलराइट, एंड दिस ईयर इज सेड टू बी द हॉटेस्ट ईयर। द क्लाइमेट क्राइसिस इज a public health crisis. This is the language you should use in your answer. Severe temperature, heat stress, excessive rainfall, floods, increase in water and vector-borne disease, एंड मोर फ्रीक्वेंट एक्सट्रीम वेदर इवेंट। अब फ्लड को सिर्फ फ्लड मत देखिए, फ्लड से याद कीजिए कि और क्या इंपैक्ट होता है, लैंडस्लाइड का। ठीक है, लैंडस्लाइड। अब लैंडस्लाइड की वजह से ये मलबा जो है वो नीचे नदियों के साथ जाता है और नीचे जाकर वो और ज्यादा फ्लड कॉज करता है फिर। WHO declared climate change as the greatest threat to global health of 21st century. वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट करता है दैट क्लाइमेट चेंज कुड ड्रैग मोर देन 100 मिलियन पीपल बैक इनटू द एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030। ये 2 पॉइंट्स अच्छे से अपने नोट्स में लिख लेना, ठीक है, क्योंकि जब आप WHO की कोई बात कोट करते हो या वर्ल्ड बैंक की कोई बात कोट करते हो ना, आपको बेहतरीन कंक्लूजन मिलता है। ऑलराइट, now December 3, the inaugural Health Day at COP28 highlighted the vital link between climate and हेल्थ। तो ये पहली बार है जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जैसे समिट में हेल्थ और क्लाइमेट को लिंक करके बात की गई। ओके, सो दैट इज अ सॉर्ट ऑफ अचीवमेंट। ओके, बट अल्टीमेटली जरूरत है कि वी नीड टू एड्रेस द रूट कॉज दैट इज फॉसिल फ्यूल यूज। ओके, वी नीड टू कमिट टू एन एक्सेलरेटेड, जस्ट एंड इक्विटेबल फेज आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये इस तरह के वर्ड्स जरूर लिखना। ओके, एक्सेलरेटेड मतलब जल्दी से फेस आउट करना है, बट इन ए जस्ट मैनर दैट इज फेयर एंड इक्विटेबल मैनर। ऐसा नहीं कि आप डेवलपिंग कंट्रीज या छोटी कंट्रीज से कहो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। ओके, नाउ फोकस शुड बी ऑन पीपल्स हेल्थ फॉर फर्स्ट टाइम एट कॉप। COP28 UAE Declaration on Climate and Health signifies a global commitment to address climate-related health impact. इंडिया की बात करें, इंडिया वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द हिस्टोरिक हेल्थ डे एट COP28, सो दैट इज बैड थिंग। जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा डिजास्टर देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज की अगर हम बात करेंगे ना वर्ल्ड ओवर, तो थर्ड रैंक पे आता है इंडिया, सबसे वल्नरेबल। Extreme temperatures, heat stress, cyclone, flood, drought, malnutrition. In 2019, it ranked 7th for the severe impact of climate change on global risk index. Okay, ये जो मैं बता रहा हूँ वो मैं आपको vulnerability के मैप पे बता रहा हूँ। ओके, क्लाइमेट रिस्क की बात करेंगे हम तो वी आर ऑन 7th रैंक। अब मुझे आप ये बताएंगे कि ये कौन रिलीज करता है, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स। ओके, हीट, कोल्ड वेव, साइक्लोन, लाइटनिंग, रेन, फ्लड, लैंडस्लाइड, ये सब डिजास्टर्स हैं। आरबीआई, इवन आरबीआई ने भी कहा कि 4.5% ऑफ कंट्रीज जीडीपी कुड बी जियोपार्डाइज्ड बाय 2030 ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड ह्यूमिडिटी ऑन लेबर आवर्स। ये आप भी जब पढ़ाई वढ़ाई करते हो तो आप देखोगे गर्मी तो चलो एक बार को सहन हो जाती है, अगर गर्मी के साथ ह्यूमिडिटी भी आ जाए ना, यू जस्ट कांट फोकस ऑन योर वर्क। ओके, और अल्टीमेटली क्या होता है, वो आपकी प्रोडक्टिविटी कम कर देता है और अल्टीमेटली आपकी कंट्री की जीडीपी वैसे लाता है। एंड नॉट टू फॉरगेट द राइजिंग एयर पोल्यूशन। दिल्ली में 1.6 मिलियन प्री मैच्योर डेथ होती है, इंडिया में हुई हैं 2019 में। ओके, अब जैसे फ्लड वाटर जब रिसीड हुआ, ठीक है, दिल्ली वगैरह में, तो उसके बाद फिर वाटर बॉर्न डिजीज शुरू हो जाती हैं, मलेरिया, मैलन्यूट्रिशन, डायरिया, और यही सब चीजें अभी चेन्नई को भी फेस करनी होंगी। व्हाट वी नीड टू प्लान रूरल एरियाज, स्पेशली देखिए रूरल एरियाज एग्रीकल्चर, फिशरीज, फॉरेस्ट या और नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, मैंग्रोव, कोस्टल जोन, ग्रासलैंड, इन सब पे डिपेंड करते हैं अपनी लाइवलीहुड के लिए। सो वी नीड टू फॉर्मुलेट ए प्लान एंड पॉलिसीज दैट कैटर टू द हेल्थ नीड्स। This focus enhances community resilience and disease mitigation, ensuring that populations can better cope with challenges and contribute to sustainable development. Integrating health into climate planning is not only economically prudent, reducing healthcare costs and increasing productivity, but also strategically crucial for overall effective sustainability of climate change. Okay, so this forms a wonderful conclusion. Okay, so इसको अपने notes में as it is ही लिखिएगा. Okay, अब देखिए यहाँ पर ये जो रिवाइज्ड क्रिमिनल लॉस आए ना उनकी बात हो रही है, बट मैं इसको आपको सेपरेटली कराऊंगा मेंस के वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली आज रात को ही करा दूंगा। ओके, तीनों बिल। बट ऐसी ये जो बॉल बाय बॉल कमेंट्री आती है ना रोज रोज, वो पढ़ने में टाइम वेस्ट मत करना अपना, ठीक है। देखिए इन्होंने तीनों रिवाइज बिल
प्रेजेंट किए हैं, लोकसभा से पास भी हो गए। किस इसको रिप्लेस करने वाला है? आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, इन तीनों को रिप्लेस करने वाले हैं। फर्स्ट फर्स्ट बिल जो है वो है भारतीय न्याय संहिता, जो आईपीसी को रिप्लेस करेगा। इट इनकॉर्पोरेट द यूएपीएस डेफिनेशन ऑफ टेररिस्ट एक्ट, ठीक है, यूएपीए में जो डेफिनेशन है टेररिस्ट की, वही डेफिनेशन यहां भी यूज की जाएगी। एंड इट डिफाइन क्रुएल्टी अगेंस्ट वुमेन व्हाइल एनहांसिंग पनिशमेंट फॉर मॉब लिंचिंग। तो ये सारे जो प्रोविजंस हैं ये मैं आपको उस वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। सेकंड है हमारा जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को करेगा वो है भारतीय नागरिक सुरक्षा। okay? तो ये एक नया प्रोविजन लाएगा, कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट। जैसे कई बार हो जाता है ना, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है किसी ने मुस्लिम वाली टोपी जला दी, ठीक है, तो फिर उस पर क्रिमिनल केस होगा। तो ऐसे केस में फिर आपको एक कम्युनिटी सर्विस दी जाएगी कि चलिए आप 200 टोपी मुस्लिम्स में बांटिए। वो एक कम्युनिटी सर्विस होगी कि आपने जोश में आपसे गलती हो गई, तो एटलीस्ट आप ये कम्युनिटी सर्विस कीजिए, ठीक है। बट इट एक्सपैंड पुलिस पावर रिगार्डिंग हैंडकफ यूसेज एंड इट एक्सटेंड्स पुलिस कस्टडी बियॉन्ड इनिशियल 15 डेज ऑफ अरेस्ट। दिस इज कंसर्न। बात करेंगे इन सबकी। भारतीय साक्ष्य बिल, इट रिवाइजेस द एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी अब से माने जाएंगे। सो कंसर्न वही है एक्सपर्ट्स के कि ये जो पुलिस कस्टडी आपने बढ़ाई है, ठीक है, प्रपोज की है यहाँ पर, ये एक रिस्क है सिविल लिबर्टीज के लिए। तो ये सारे एस्पेक्ट्स हम कवर करेंगे अलग से सेपरेट लेक्चर में। ऐसे हर एक चीज बॉल बाय बॉल डेली पढ़ना जरूरत नहीं है आपको, एक बार में हम समझ लेंगे, सब कुछ हो जाएगा वहां पे। ओके, हाँ, रैंसमवेयर। अब रैंसमवेयर क्या होता है? या देखो, पहले लोगों को किडनैप किया जाता था, फिर रैंसम मांगी जाती थी। आजकल ये है कि एक बड़ी कंपनी है, उसका डेटा पूरा हैक कर लो, ठीक है, फिर उस डेटा को हम कर देंगे एनक्रिप्ट, ठीक है, यानी उसको पूरा बंद कर दिया है, वो खुलेगा नहीं आपसे अब। एनक्रिप्ट, अब इसको डिक्रिप्ट करने के लिए यानी ओपन करने के लिए जो की चाहिए वो हम आपको तभी देंगे जब आप हमें रैंसम पे करोगे, ठीक है, पैसे दो तब आपका डेटा हम फ्री करेंगे, ठीक है, बस वही है रैंसमवेयर। तो अब यहाँ पर एचसीएल कंपनीज, आप सबने नाम सुना होगा, इट वॉज हिट बाय रैंसम इंसिडेंट। और सिर्फ कंपनीज की क्यों बात करें, हम हमारी जो एम्स है, ठीक है, वो खुद इसका विक्टिम बना था। 3-4 दिन तक उसका डेटा लॉक रहा, ठीक है, रैंसम पे नहीं की जब तक 200 करोड़ रुपए मांगे थे अटैकर्स ने। ओके, अब इससे एचसीएल का हुआ क्या, जैसे ही उसने ये माना कि हमारे यहाँ पर ये हुआ है, तो उसके शेयर प्राइसेस गिर गए। कि आप तो खुद आप दूसरों को सॉफ्टवेयर बना के देते हो सेफ्टी के, आप खुद ही सेफ नहीं हो। ओके, सो दिस साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन, ये दो चीजें आज सबसे बड़ी प्रायोरिटीज हैं वर्ल्ड ओवर, और स्पेशली इंडिया के लिए, साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन। Ransomware is the extortion software designed to lock or encrypt a device or data on a system and then demand a ransom for its release. The attackers can gain access to a device or protected data in the cloud. Indian organizations are increasingly targeted by ransomware attack. 23 की स्टडी बताती है 73% of organizations reported being victim of ransomware attack. ये इस तरह के फैक्ट्स आपके नोट्स में होने चाहिए। ओके, सर्ट इन भी ऑफिशियली मानता है कि 51% इंक्रीज इन रैंसमवेयर इंसिडेंट्स वर रिपोर्टेड इन जस्ट फर्स्ट हाफ। ओके, 6 महीने की बात हो रही है, जस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ 22। Okay. Indian drug manufacturer Sun Pharma, it was hit by a cyber attack. November 22, ransomware attack crippled the AIMS and demanded 200 crores in cryptocurrency. ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब ये जो स्कीम है मैं इसको पढ़ाऊंगा आपको अलग से प्रीलिम्स में, ठीक है। दिस रेमिशन ऑन ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। हम जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, उस पर जो टैक्सेस और ड्यूटीज लगती हैं वो गवर्नमेंट आपको रिटर्न कर देती थी। तो पहले शुगर को भी ये बेनिफिट मिलता था, शुगर के जो एक्सपोर्ट होते थे। उसके बाद लगा कि यार डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस बढ़ जाएगी अगर ज्यादा एक्सपोर्ट होने लगा, तो भी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि शुगर को फ्री कैटेगरी से बाहर निकाल के रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। यानी कि अब उनको यहां पर मिलने वाले जो रेमिशन है ड्यूटीज और टैक्सेस के, वो रेमिशन नहीं मिलेंगे, राइट, उसको रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाल दिया। तो नाउ शुगर इंडस्ट्री इज डिमांडिंग, सॉरी, वो तो डिमांड कर ही रहे हैं, बट साथ साथ टी एक्सपोर्टर्स भी डिमांड कर रहे हैं टू रेज देयर टैक्स रेमिशन रेट, ठीक है। टी को मिल रहा है अभी वो फ्री कैटेगरी में, बट थोड़ा रेट बढ़ा दीजिए, ठीक है, ज्यादा बेनिफिट दीजिए हमें। ये स्कीम लॉन्च कब की गई? जनवरी 2021 में। इट वाज एम्ड एट इंश्योरिंग दैट नो डोमेस्टिक टैक्सेस आर एडेड ऑन द गुड्स
meant for export. The authority denied benefits under the scheme to sugar exporters after the sweetener was removed from free category in June 22 to boost domestic availability and avoid a spurt in prices. पिछले 5 साल में 140 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज खोली गई हैं, सबसे ज्यादा गुजरात में खोली गई हैं। आपको सिर्फ यहाँ पर ये जानना है कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की जाती है बाय एन एक्ट ऑफ पास बाय स्टेट लेजिस्लेचर, क्योंकि बीच के पॉइंट्स यूपीएससी आपसे पूछता है। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश करने के लिए एक्ट पास करना होगा स्टेट लेजिस्लेचर को। ओके, उसके बाद इट विल बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी बाय यूजीसी एज पर सेक्शन 2F ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 ऑन रिसिप्ट ऑफ द कॉपीज ऑफ द एक्ट। ओके, तो इन यूनिवर्सिटीज को अलाउ हो जाएगा एक जनरल डिग्री प्रोग्राम चलाना। ठीक, जनरल डिग्री। अगर आप प्रोफेशनल या मेडिकल कोर्स ये ऑफर कर रहे हो अपनी यूनिवर्सिटी में, तो आपको रेस्पेक्टिव रेगुलेटरी स्टैट्यूटरी बॉडी से परमिशन लेनी होगी। ठीक है, उनसे ग्रांट लेना होगा, जैसे ऑल इंडियन काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन या नेशनल मेडिकल कमीशन या फिर डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, बस ये 3 पॉइंट याद रखिएगा यहां से, ये सब काम का नहीं है। बट हाँ, आज एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बिल्कुल एग्जाम में पूछी जाएगी, दिस नेमेटोसिस्ट। ये पक्का आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा इस पे। चलिए, देखिए ये होता है कि कुछ एनिमल्स अपने आप को डिफेंड भी करते हैं। ठीक है, और वो करते हैं थ्रू ए स्पेशलाइज्ड सेल दैट इज कॉल्ड एज नेमेटोसिस्ट। ओके, ये हमें देखने को मिलता है कुछ जेलीफिश, कॉरल्स, सी एनिमोन्स एंड हाइड्रास में, that serve as a potent weapon to hunt prey and fend off predators. Okay, हर एक नेमेटोसिस्ट में it consists of a capsule containing a coiled thread-like tubule. Okay, tubule with toxins. उसमें टॉक्सिन्स होते हैं। जब इस पे स्ट्रेस पड़ता है तो दिस नेमेटोसिस्ट, जो कि एक सेल है, हमने ये देखा स्पेशलाइज्ड सेल, जो कि एक सेल है, दिस सेल इट इजेक्ट द ट्यूबुल, ये वाला ट्यूबुल को इजेक्ट करेगा विद एन एक्सेलरेशन सरपासिंग दैट ऑफ ए बुलेट। ओके, इतनी तेजी से मारता है कि एक बुलेट की स्पीड से भी ज्यादा तेज होती है। नाउ, अब ये जो नेमेटोसिस्ट हैं, दे प्ले क्रूशियल रोल इन द फीडिंग एंड डिफेंस स्ट्रेटजीज ऑफ निडारियंस। आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई एम जस्ट यूजिंग द वर्ड निडारियंस। ओके, cnidarians are animals that contain cells called cnidocytes. When potential prey comes into contact with a cnidocyte, a specialized sensory structure on the cell surface trigger the release of nematocyst. ठीक है, और इंजेक्ट कर देता है टॉक्सिन उसकी बॉडी में और उसको पैरालाइज कर देगा या फिर ब्रेक डाउन कर देगा उसके सेल्स को। ठीक है, तो ये याद रखना था। चलिए, अब जल्दी से देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस में क्या काम का है। तो सबसे पहले तो इंडिया यूके एफटीए, तो इसके बारे में मैं आपको काफी चीजें बता चुका हूं ऑलरेडी, तो अभी बार बार डिस्कस करने से कुछ नहीं होगा। वो जब हो जाएगा इनके बीच में एफटीए तभी वो काम आएगा। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल जनरेटिव एआई मॉडल्स। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये लोग जनरेटिव मॉडल्स जो यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनको अभी अभी एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है। ठीक है, इनकी परफॉर्मेंस टेस्ट की जा रही है, बट ये रिलीज कर देते हैं पब्लिक के लिए। सिर्फ नीचे एक डिस्क्लेमर डाल देंगे कि दिस इज एक्सपेरिमेंटल, तो इसमें कुछ गलतियां भी हो सकती हैं अभी। बट हो ये रहा है कि उसका मिसयूज अच्छे से कर रही है पब्लिक, कहीं किसी के फोटो मॉफ कर देगी, किसी का वीडियो मॉफ कर देंगे। तो गवर्नमेंट ने कहा है दिस एक्सपेरिमेंटल जनरेटिव एआई मॉडल शुड नॉट बी ओपन टू पब्लिक। Generative artificial intelligence model platforms like OpenAI, Google Bard, and others, they have been advised not to release the public any experimental variant just by putting a disclaimer. ठीक है, सिर्फ डिस्क्लेमर डालने से आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हो जाती, आप उसको रिलीज कीजिए ही मत अगर अब वो अभी एक्सपेरिमेंटल है तो। प्लेटफॉर्म्स नॉट हीडिंग द एडवाइस वुड नॉट बी एलिजिबल फॉर लीगल प्रोटेक्शन अंडर सेफ हार्बर क्लॉज। अब सेफ हार्बर क्लॉज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, जैसे आप ट्विटर पे कुछ पोस्ट करते हो, कुछ लिखते हो, तो उसके लिए ट्विटर पे केस नहीं किया जा सकता, आप पे किया जा सकता है। उसको सेफ हार्बर क्लॉज है कि मैं तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं लोगों को कुछ शेयर करने के लिए, मैं ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूं कि सामने वाला क्या वीडियो अपलोड करता है या क्या पोस्ट करता है। ओके, और ये आपकी स्टेट पीएससी में इस बार पूछा भी गया, मध्य प्रदेश पीएससी हुई थी अभी उसमें, कि ओपन एआई किसका है, चैट जीपीटी किस कंपनी का है। ठीक है, तो उसका आंसर ओपन एआई था। उसी तरह गूगल का है बार्ड। तो ये सब याद रखिएगा अगर आप स्टेट पीएससी भी देते हैं तो।
Now this is first run experiment on certain specific users in a sandbox kind of environment. ठीक है, तो पहले आप अच्छे से सारी टेस्टिंग वगैरह कर लीजिए एक सैंडबॉक्स टाइप के एनवायरनमेंट में, उसके बाद पब्लिक को रिलीज कीजिए। ठीक है, अब देखिए जरा, ये खुद गवर्नमेंट कह रही है देयर आर नो टेकर फॉर रुपी पेमेंट फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। हम सोच रहे थे हम ऑयल इंपोर्ट करें और रुपी में पे कर दें, बट नो कंट्रीज इंटरेस्टेड। ठीक है, एवरीवन वांट डॉलर, डॉलर में ही आप पे कीजिए। ठीक है, क्रूड ऑयल डॉलर में ही चाहिए लोगों को, क्योंकि आरबीआई ने ऑन जुलाई 22 इट अलाउड इंपोर्टर्स टू पे विद रुपी एंड एक्सपोर्टर्स बी पेड इन रुपी। आरबीआई के अलाउ करने से कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपको फॉरेनर्स आपकी करेंसी को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं तो इट डजंट मैटर, आप कुछ भी कर लीजिए। ओके, अब देखिए ये एफटीए में रेगुलेटरी मिसमैच इन सर्विस सेक्टर इज ए चैलेंज फॉर इंडिया यूके एफटीए। क्योंकि देखिए हम भी चाहते हैं कि हमारी जो लीगल सर्विसेज हैं, ठीक है, ये ओपन हो। यूके भी चाहता है कि हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन जो रेगुलेटरी नॉर्म्स है ना इनके, वो मिसमैच कर रहे हैं। द लैक ऑफ रेगुलेटरी अलाइनमेंट विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ये इंडिया की प्रॉब्लम है। इन दी सर्विस सेक्टर एंड रेजिस्टेंस टू फॉरेन कंपटीशन आर अमंग दी डेटरेंट्स। ठीक है, एक तो क्या है कि हमारे यहाँ 6-7 ऐसी कंपनियां हैं, लॉ फॉर्म्स, जो सब कुछ कंट्रोल करते हैं, तो वो चाहती नहीं है फॉरेन से कंपटीशन आए। और दूसरा कि हमारे यहाँ के जो लॉ कॉलेजेस हैं और फिर उसके बाद जब बनते हैं एडवोकेट्स वगैरह, तो उसमें जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं करते हैं। तो ये दो रीजन बीच में आ रहे हैं। ठीक, citing the example of legal services. Now see, if a British law firms start a firm in India, it will offer employment to graduates coming out of Indian law colleges that find limited opportunities. ठीक है, तो एक तो ये फायदा होगा। Second, when our workforce gets an exposure to an international law firm, they will get jobs anywhere in the world. कि हमने यूके के इतने बड़े फर्म के साथ काम किया है, तो फिर हम अब किसी और कंट्री में भी अगर काम करना चाहें, सपोज यूएसए या कनाडा में, तो वो भी एक्सेप्ट करेंगे कि इन्होंने यूके के इतने बड़े फर्म के साथ काम किया है। ओके, उसके बाद इवन जो इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिनको लीगल सर्विस की जरूरत है, उनको फिर अच्छे एडवोकेट्स नहीं मिलते हैं, वो फिर उन्हें फॉरेनर्स ही हायर करने पड़ते हैं। ओके, देयर आर ओनली 6 to 7 लॉ फॉर्म्स हु कंट्रोल द बिजनेस एंड दे चार्ज हैफ्टी मनी, क्योंकि 6-7 ही हैं। ठीक है, तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज को जो अपने केस फाइट करने होंगे तो उन्हें यही आना पड़ता है। उसी तरह ई कॉमर्स की बात करें तो हम लोग अलाउ करते हैं मार्केट प्लेस मॉडल, यानी कि बस आप एक प्लेटफॉर्म की तरह बायर और सेलर को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप खुद अपने प्लेटफॉर्म पे अपनी चीजें नहीं बेच सकते, उसको हम कहते हैं इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल। ठीक है, इन्वेंट्री बेस्ड, यानी कि अमेजोन खुद ही अपनी पेन ड्राइव बना के बेचने लगे, वो इन्वेंट्री मॉडल होगा। अभी वो दूसरी डिस्क की पेन ड्राइव बेच रहा है, दैट इज मार्केट प्लेस मॉडल। ओके, तो हम मार्केट प्लेस मॉडल अलाउ करते हैं, इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल रिस्ट्रिक्ट करते हैं अभी। ओके, हाँ ये देखिए ये इन्होंने लिखा है और ये सब बोल बच्चन है, बस गुड गवर्नेंस डे है तो वो आप खुद से पढ़ना हो पढ़ लेना, नहीं भी पढ़ोगे तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आर्टिकल काम का नहीं है, बस पॉइंट वही है जो मैंने आपके साथ रेज किया था, सेफ्टी ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, तो कैसे बनेंगे आप ग्लोबल हब। ओके, यहाँ पर जम के भक्ति हुई है, सिर्फ अच्छी अच्छी बातें की गई है कि यस 2047 तक हम ये बन सकते हैं, वो बन सकते हैं। मुझे आपको सिर्फ ये बताना है कि वर्ल्ड बैंक डिफाइन करता है हाई इनकम इकोनॉमीज को। ठीक है, वो कंट्रीज जिनकी ग्रॉस पर कैपिटा नेशनल इनकम, जिस कंट्री में पर कैपिटा इनकम मोर देन $13,846 हो, वो कहलाती हैं अपर मिडिल इनकम इकोनॉमीज के। अपर मिडिल, क्लियर, दिस अपर मिडिल इस रेंज में 13,000 से नीचे और 13,000 से ऊपर है तो आप कहलाएंगे हाई इनकम। ओके, ये बैंड बताना था आपको। दूसरा, तो उसके बाद अपर मिडिल हो गया, तो लोअर मिडिल आते हैं $1,136 से $4,465 तक। एंड इंडिया टुडे इज इन लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी, ये वाली में हम इस कैटेगरी में लाई करते हैं। ठीक है, और हम 47 तक बनना चाहते हैं हाई इनकम इकोनॉमी, यानी कि हमें टच करना होगा $13,000 के बैरियर को। ऑलराइट, नाउ तो क्या 47 तक हम ये अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इनका मानना है ये 3 इंडिकेटर से डिसाइड होगा। पहला कि हमारी ओवरऑल जीडीपी क्या हो जाती है तब तक। ओके, जैसा मुकेश अंबानी ने कहा था कि हम $30 ट्रिलियन तक बन सकते हैं, ओके, उनकी लैंग्वेज में। दूसरा कि इकोनॉमी पूरी ग्रो हो गई, वो ठीक है, बट पर कैपिटा इनकम कितनी ग्रो हुई है लोगों की। ठीक है, उनके बीच में इनकम इनइक्वालिटी कितनी है, ऐसा नहीं कि किसी की डेली इनकम 1 करोड़ है और किसी की 1,000 भी नहीं है। ओके, उसके अलावा ओवरऑल इन्फ्लेशन कितना होता है सोसाइटी में और एक्सचेंज रेट क्या होते हैं। ठीक है, ये सारे फैक्टर डिसाइड करेंगे कि इंडिया कितना प्रॉस्पेरस कंट्री कहलाता है। द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ आईएमएफ पुट इंडिया इन ए वेरी ब्राइट स्पॉट डिस्पाइट ग्लूमी ग्लोबल कंडीशंस।
पहले 67 ईयर्स लगे हमको 2 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में, और ये हमेशा होता है यार, एक बेस बिल्ड करना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद तो आपकी इकोनॉमी तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो पहले 67 ईयर्स लग गए हमको अप टू 2014 $2 ट्रिलियन बनने में। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट के 10 साल में हम 4 ट्रिलियन टच कर देंगे बाय 24। ओके, एंड एक्सपेक्टेड है कि 6 ट्रिलियन इकोनॉमी भी बन जाएंगे बाय 29 अगर उनको थर्ड टर्म मिलता है इनकी लैंग्वेज में। हालांकि ट्रिपल पी टर्म्स में हम अभी भी $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी कहलाते हैं। अब ट्रिपल पी टर्म्स होता क्या है, वो उतना ही है कि सपोज $1, ठीक है, $1 इक्वल टू अभी हम मान लेते हैं 85 रुपीज। ओके, तो $1 में आप अमेरिका में क्या खरीद सकते हो और इंडिया में क्या खरीद सकते हो। ओके, सपोज वहां पे कि $1 में सिर्फ हाफ के जी एप्पल आए, बट हमारे यहाँ 1 kg एप्पल आ रहे हैं 85 में। ओके, तो अमाउंट तो सेम है, $1 इक्वल टू 85 रुपीज, लेकिन उनके यहाँ पर इन्फ्लेशन कुछ ऐसा है कि सिर्फ हाफ के जी खरीद पाओगे, हमारे यहाँ 1 kg खरीद पाओगे। इसको कहते हैं हम ट्रिपल पी टर्म्स में। ठीक है, तो ट्रिपल पी टर्म्स में हमारी इकोनॉमी है अभी $10 ट्रिलियन की। मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के टाइम की बात करें 2004 से 14 तक, तो जीडीपी उस टाइम भी डबल हुई थी फ्रॉम 0.71 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन। ओके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी सरकार में ये पुश मिला है, बल्कि उसी टाइम जब भी ऑलमोस्ट डबल हो गई थी, तो अब तो इसको और तेजी से बढ़ना था, बट अभी भी सिर्फ हम डबल ही कर पाए हैं पिछले 9 साल में। एंड नॉट टू टॉक अबाउट द इनइक्वालिटी, अमीर कितना अमीर हो रहा है, गरीब कितना गरीब हो रहा है, वो भी दिख रहा है सबको। Anyway, Modi government has given a big push to infrastructure and basic facilities through people like toilets, drinking water, pakka houses, Awas Yojana, access to electricity, quality education, skill formation, and so on. India's per capita income increased from $624 in 2004 to $1,560 in 2014, and now it stands at $2,000 around $2,500 मान लीजिए, ठीक है, in 22। और हमें कहाँ पहुंचना है, हमें पहुंचना है इस पे 13,846 पे, तब जाकर हम कहलाएंगे हाई इनकम कंट्री। ओके, ट्रिपल पी टर्म्स में अगर हम बात करें तो हमारी पर कैपिटा ऑलरेडी 7,000 के आसपास आती है। ठीक है, $1 इन इंडिया कैन बाय रफली 3 टाइम्स मोर गुड्स एंड सर्विसेज देन व्हाट इट कैन बाय इन यूएस। As a result, headcount ratio of people in extreme poverty came down to 39 from 39% in 2000 to 11% in 2021। बट अगेन हमारे ये जो डेटा है पॉवर्टी से रिलेटेड, ये सब डिबेटेबल हैं। गिनी कोफिशिएंट की बात करें, गिनी कोफिशिएंट क्या करता है, मेजर करता है इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी की कौन कितना गरीब है कितना अमीर है। तो ये इनइक्वालिटी, ये जो हमारा गिनी कोफिशिएंट है, ये 34% था 2004 में, इट इज अगेन 34.2% इन 2021। तो ये कहना चाह रहे हैं कि पहले से कम ही हुआ है या ऑलमोस्ट बराबर रहा है। बट ही वॉज वेरी स्मार्ट दिस राइटर, कि उन्होंने 2004 का इनइक्वालिटी इंडेक्स बताया, ठीक है, पर 2014 का नहीं बताया, जब मनमोहन सरकार छोड़ के गई थी, क्योंकि उसके बाद से इनइक्वालिटी बढ़ी है इंडिया में। इसलिए मैं जनरली ये जो राइटर हैं इनको, इनका मैं नहीं पसंद करता ये, बट क्या है कि अगर मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा तो फिर आप लोगों को लगेगा कि ठीक से नहीं करा रहे हैं। ओके, तो मैंने आपके साथ कर दिया है, बट टोटल बायस आर्टिकल है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि इनइक्वालिटीज आर हायर इन ब्रिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका, ब्राजील एंड चाइना। बिल्कुल है, चाइना में इनइक्वालिटी बहुत हाई है, लेकिन उनके यहाँ फिर भी अगर पॉवर्टी लेवल पे देखेंगे तो चाइना इज अ मिरेकल, कैसे उसने पॉवर्टी कितनी तेजी से रिड्यूस किया है। ठीक, इन्फ्लेशन उसी बैंड में रहा है, 4%, तो वो आरबीआई की जिम्मेदारी है अंडर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, $600 बिलियन से ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज है हमारे पास, तो हम लोग रुपी अगर सडनली डेप्रिशिएट करता है तो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, फोकसिंग मोर ऑन इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन। आई वुड अगेन से काफी बायस आर्टिकल था। ओके, बाकी की न्यूज़ मोस्टली कॉमन है। हाँ, ये पीबीटीजीस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा भी था कि आप इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, 75 पीबीटीजीस हैं, सबसे ज़्यादा हैं उड़ीसा में। ओके, और इसी के लिए क्या स्कीम लेकर आए, पीएम जनमन, जो कि इन पीबीटीजीस को घर बना के देगा, सैनिटेशन, टॉयलेट्स, रोड कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, और ये 18 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि ये जो एरियाज हैं इनमें कोई पीबीटीजीस नहीं है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है। सबसे ज्यादा उड़ीसा में है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, उसके अलावा राजस्थान जैसे स्टेट में सिर्फ एक है, जबकि हमें अगर कॉमन सेंस अगर हमें नहीं पता होगा वहां, तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि यार राजस्थान में भी काफी सारे होंगे, बट वहां सिर्फ एक है। उड़ीसा याद रखिए, राजस्थान याद रखिए, टोटल 75 पीबीटीजीज हैं एंड 18 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज में है।
ओके। पीवीटीज को हाउस बनाने के लिए 2 लाख रुपए दे रहे हैं, जबकि बाकी लोगों को हम प्लेन में 1.2 और हिली एरियाज में 1.3 लाख देते हैं। ठीक है, इनको 2 लाख दिए जाएंगे। 12,500 फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉयलेट एंड 90 डेज वर्क अंडर मनरेगा। ये जो स्कीम है, इट एम्स टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, रोड, टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज एंड सो ऑन। ठीक है, बाकी सब जो न्यूज़ कॉमन है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, वो मैंने छोड़ दी। ठीक है, जो डिफरेंट था बस वही बताया। So that's it for this discussion. Okay, do join us for the demo lecture of prelims revision course and on that brainstorming session at night. Okay, so प्लीज सारे इनिशिएटिव अच्छे से फॉलो कीजिए कि विल मेक श्योर कि आपके प्रिपरेशन बिल्कुल होलिस्टिक हो एंड बहुत अच्छी हो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव ए ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।